आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो है एंड मास नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है उसका एटॉमिक नंबर, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर Z। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम अमूमन कैपिटल Z से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन और उसके यानी 8 प्रोटॉन्स है, तो लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो भी 8 होगा, तो इसको कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर। दूसरा हमारे पास है मास नंबर, या इसको कहा जाता है एटॉमिक मास भी कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। और इस मास नंबर को इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर A। इसको अमूमन कैपिटल A से एटॉमिक मास या मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइट्रोजन एक एटम है, उसमें 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, तो लिहाजा इसका जो मास नंबर होगा वो भी यानी इनका दोनों का सम होगा 14 होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे द मास नंबर ऑफ एन एटम हैज़ ग्रेट इफेक्ट अपॉन द फिजिकल एंड समटाइम्स इवन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। जो किसी भी एटम का मास नंबर होता है उसके फिजिकल और बाज़ औक़ात केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम का पर इसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। दूसरा हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। The mass of an atom when compared with the light isotope of carbon-12 is called relative atomic mass। यानी किसी भी एटम का जब हम मास लेते हैं और उसको कार्बन-12 के आइसोटोप से यानी कार्बन-12 से यानी जो कार्बन का एक आइसोटोप है उसके साथ कंपेयर करते हैं तो उसको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज़ दूसरा पॉइंट है इट इज़ much easier and precise than absolute mass unit। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो मच आसान ईजियर है एंड प्रिसाइज और एक्यूरेट है देन एब्सोल्यूट एटॉमिक मास से। जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो ईजियर होता है। थर्ड है मासेस आर कंपेयर्ड विद मास स्पेक्ट्रोमीटर। एक हमारे पास डिवाइस है उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसके ज़रिए मासेस कंपेयर करते हैं। चौथा है द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस आर मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट AMU। यानी ये जो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मासेस है उसको एक यूनिट में मेजर करते हैं जिसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, या समटाइम इसको कहा जाता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एब्रीवेटेड इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा है इट इज़ डिफाइंड, यानी इस AMU को डिफाइन किया जाता है टू बी 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन-12 न्यूक्लियाइड। यानी 1/12 जब हम मास ऑफ कार्बन-12 आइसोटोप लेते हैं न्यूक्लियाइड, उसके न्यूक्लियस का जब हम लेते हैं तो उसको कहा जाता है यानी AMU। किलोग्राम में इन किलोग्राम इट इज़ रिटन एज, यानी किलोग्राम में इसको यानी AMU को इस तरह लिख सकते हैं।
चा, यानी हमारे पास 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट वो ग्राम में, किलोग्राम में, केजी में बराबर है, तो 1.660540 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। याद रखो ये केजी में है हमारे पास। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो यह आ जाएगा 1.660540 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। जी मानी ग्राम हो जाएगा हमारे पास। तो ये कैलकुलेशन हुई है कि 98.9% ऑफ कार्बन एटम्स इज कार्बन 12 एटम्स आर कार्बन 12, यानी कार्बन के तमाम एटमों का 98.9% जो है वो कार्बन 12 एटम्स है। और दूसरा जो 1.11 है वो कार्बन 13 है, और कार्बन 14 बहुत रेयर है। इसको देख लो 98.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 जो है इसका एटॉमिक मास है, प्लस 11.1 मल्टीप्लाई 10 यानी 1.1 है, या 11.1 नहीं, 1.11 मल्टीप्लाई 10⁻13 है। तो इन दोनों को ऐड करो, हमारे पास आ जाएगा, फिर 12 से इसका जो एटॉमिक मास है उससे डिवाइड करो, तो हमारे पास आ जाएगा 12.0 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह जो एक दूसरा एटम है कॉपर, उसका 62.93 इज 69.99% है, और 64 जो आइसोटोप है वो 30.19%। दोनों को यानी 63 से मल्टीप्लाई 62 से जो इसका यानी एटॉमिक मास है और इसका जो रिलेटिव अबंडेंस है उसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, तो हमारे पास ये आ जाएगा 63.55 AMU जो कॉपर का एटॉमिक मास होता है। अभी दूसरा एक आसान सा टॉपिक है जो हमारे पास है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दो फार्मूले होते हैं हमारे पास, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में एटम की सिंपलेस्ट रेशियो को शो करे उसको कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो हो जाएगा CH2O, इसका रेशियो जो हो जाएगा 1:1 रेशियो। इसी तरह वाटर का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो यही है, इसका जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, या सिंपलेस्ट रेशियो कंपाउंड में जो एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो को शो करे, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल, इसकी जगह पर अगर हम एक्चुअल लिखे तब भी सही है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड NaCl, ऐसा सिलिकॉन डाइऑक्साइड Na2CO3 यानी इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। दूसरा बेकिंग सोडा, इसके कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो सिंपलेस्ट को शो करता है उसको कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे या एक्चुअल रेशियो को शो करे तो उसको कहा जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद हमारे पास है पॉलीमर।
कह रहे समटाइम्स अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर, यानी वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जो रिपीटिंग नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स से बना होता है। उन रिपीटिंग यूनिट्स को कहा जाता है मोनोमर्स, यानी मोनोमर्स कहा जाता है। और उस ह्यूज स्ट्रक्चर को कहा जाता है पॉलीमर। फॉर एग्जांपल सेलुलोज है, स्टार्च या स्टार्च C6H10O5 होल N, ये N जो है यानी हमारे पास यानी पॉलीमर को शो करता है। इसी तरह PVC है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड CH2CnCl, ये भी हमारे पास एक पॉलीमर है। तो सच इनॉर्मसली जेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पॉलीमर्स, यानी वो जो ह्यूज बड़े यानी जेंट मैनी ह्यूज स्ट्रक्चर जो मोनोमर्स आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बनाता है, उनको कहा जाता है पॉलीमर्स।